हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और रैंक बूस्टर पावर सिस्टम की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने यूनिट 5 कंप्लीट कर ली है और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पावर सिस्टम में गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो चुके हैं। बट अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 70% पावर सिस्टम आपका फिनिश हो चुका है, बट जो अब रिमेनिंग 30% है, अब 30% भी बड़ा नंबर होता है। तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच तो बाद में जुड़ा था, है ना, क्योंकि 2021 के बाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2016 से लगा के 21 तक वो सिलेबस में नहीं था। तो मैं मोटा मोटी बोल सकता हूँ 30% के सेगमेंट में तकरीबन 25% लोड फ्लो का काम है। और लोड फ्लो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने अपने फुल कोर्स वाले वर्जन में भी इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है वो सब के सब मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी के फॉर्म में आपको बताया कि रियल टाइम में लोड फ्लो सॉल्यूशन या लोड फ्लो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पावर फ्लो स्टडी भी बोलते हैं। तो गेट के लिहाज से ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसीलिए हम लोगों ने इंसुलेटर, केबल, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनको बाईपास करा है। और उसके पहले हम लोगों ने रैंक बूस्टर सीरीज में लोड फ्लो पढ़ा है। बट जब हम फुल कोर्स पढ़ते हैं तो लोड फ्लो पहले नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका या इंसुलेटर या केबल या आपके पावर सिस्टम 1 में होते हैं, तो उनको पढ़ाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। जैसे इंसुलेटर से बहुत लंबे समय से क्वेश्चन नहीं आया, केबल से कभी कभी 2-3 साल में एक बार सरप्राइज आ जाता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो रैंक बूस्टर में मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सबसे पहले खत्म करेंगे। और मुझे पता है आप सभी को क्या है कि जब पूरा पावर सिस्टम पढ़ते हो और उसके बाद जब देखते हो ना, तो दो जगह लूप होल ज्यादा नजर आते हैं। एक तो लोड फ्लो सॉल्यूशन और दूसरा प्रोटेक्शन। दो चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कर तो लोगे, बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। तो मेरी कोशिश पूरी की पूरी यही है कि ये जो रैंक बूस्टर सीरीज के बाद आपको जो थोड़ा सा भी कमी लगे ना अपने अंदर, वो कमी नहीं रह पाएगी। तो जहां जहां मुझे लगता है कि यहां न्यूमेरिकल ज्यादा कराना चाहिए, तो मैं उस जगह उस पार्ट पे न्यूमेरिकल ज्यादा करवाऊंगा। और बिलीव मी गाइस, ये लोड फ्लो स्टडी का रैंक बूस्टर पढ़ने के बाद आपको जो फुल कोर्स पढ़ते टाइम में जो कॉन्फिडेंस आया था और पूरा पावर सिस्टम जब देखोगे और थोड़ा सा लगता है कि यार ये थोड़ा सा और अच्छे से हो जाए, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और इसमें लोड फ्लो बहुत अच्छे से होगा। बट आप देखते क्या है कि सर आपने लोड फ्लो तो कहीं से कहीं तक नहीं लिखा, क्या लिखा है? पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल। जो लोग फुल कोर्स पढ़े होंगे उनको पता होगा, शुरुआत मैंने यहां से करी थी, ठीक है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, पावर सिस्टम ऑपरेशन पीएसओ के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई। एक्चुअल में पावर सिस्टम का ऑपरेशन जो हो रहा है वो ये सारी के सारी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव आपको दिखाया, थोड़ा ब्रॉड थिंकिंग से दिखाया आपको ऊपर से कि पावर सिस्टम एंड ऑपरेशन कंट्रोल में क्या होते हैं। 3 हिस्से होते हैं। एक होता है लोड फ्लो, या जिसको हम पावर फ्लो स्टडी भी बोलते हैं। इसके अंदर मेनली हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट्स का देखते हैं ना। एक एग्जांपल भी बताया था मैंने, इकोनॉमिकल और टेक्निकल कैसे एस्पेक्ट्स पूरे करते हैं हम लोग। तो यहां पर हम सारे के सारे क्या करते हैं, टेक्निकल पैरामीटर देखते हैं। टेक्निकल पैरामीटर का मतलब है कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज, मैग्नीट्यूड और लोड एंगल, इन 4 पैरामीटर के ऊपर हमारा फोकस होता है। और इन्हीं को हम लोग हर एक बस के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं के इसमें 2 अननोन होंगे, 2 नोन होंगे, उस तरीके से पूरी स्टडी लोड फ्लो में चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमें देता है टेक्निकल नॉलेज। बट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकलिटी से काम नहीं चलेगा, साथ में इकोनॉमी, पैसे की बात होगी, क्योंकि हर सिस्टम पैसे से चलता है। तो हम लोग यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे अपने फुल कोर्स में, उसमें से बताया था कि जो ईएलडी है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, ये एक इंपॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में, यहाँ पे पावर सिस्टम सिक्योरिटी और पता नहीं 4-5 चीजें मैंने लिखी थी, वो सब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट आपको समझाने के लिए सारा चीज लिखा था। उसमें इकोनॉमिक लोड डिस्पैच जो है 2016 के पहले तक सिलेबस का हिस्सा था, और 2016 से लगा के 2020 तक ये सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा, है ना। आई थिंक 2016 में मैं बोल सकता हूं, मैं यहां से थोड़ा सा इसको करेक्ट करूं, 2016 तक नहीं, 2015 तक था, क्योंकि 16 में सिलेबस चेंज हुआ था, 16 वाले पेपर में नहीं आया था, ठीक है। तो 2016 से लगा के 2020 तक सिलेबस का हिस्सा नहीं था, और 2021 में, 2022 में और अब 2023 में और आगे चल के 24-25, जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो, जब तक क्या होगा, देखिए सिलेबस चेंज नहीं होता, एक टॉपिक ऐड या रिमूव होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है कि ये इकोनॉमिक लोड डिस्पैच अवेलेबल है। तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बट थोड़ा सा कई बार अगर सिस्टमेटिक आप नहीं पढ़े हो तो फिर डिफिकल्ट भी हो जाता है, ठीक है इजी पोर्शन। तो इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। और ये देता हमें इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, ये इकोनॉमिकल सिस्टम की इकोनॉमिक्स कितनी अच्छी है ये चीज देता है, और जनरेशन कितना है, कितने में पड़ेगा, पर मेगावाट कितना जनरेशन कॉस्टिंग आएगा, सारी इंफॉर्मेशन देता है। ये हमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स देता है, इसलिए पूरा पावर सिस्टम बनता है। और दूसरा थर्ड पोर्शन है इसका
कंट्रोल प्रॉब्लम्स, कि इनको कंटिन्यूसली हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो कंट्रोल के लिए हम लोग वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर कंट्रोल पढ़ते हैं, जिसमें वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, क्योंकि सिलेबस का हिस्से में वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट है ना। क्योंकि देखो क्या होता है कि रिएक्टिव पावर से सारी चीजें जुड़ी है। रिएक्टिव पावर से हमारा क्या क्या जुड़ा है, देखो मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में फटाफट, कि सपोज करो ये हमारा ये कलर ले लेते हैं, रिएक्टिव पावर से हमारा वोल्टेज जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं हमारे वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक में, ठीक है। और रिएक्टिव पावर से ही हमारा पावर, इसी को मैनेज कर लिया तो पावर फैक्टर भी हमारा जुड़ा हुआ है। तो वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों को हम लोगों ने, रिएक्टिव पावर मतलब ये तीनों पैरामीटर को वेरी कर करके हम लोगों ने वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक में सब कुछ पढ़ लिया है। वो वाला नॉलेज आपको काफी हेल्प देगा। और जब मैंने बेसिक में इन सब की कंडीशंस पढ़ाई थी ना, आपको याद है फुल कोर्स में कि एक्टिव पावर का मिनिमम मैक्सिमम कितना है, रिएक्टिव पावर का मिनिमम मैक्सिमम क्या होना चाहिए, इन चारों पैरामीटर के ऊपर शुरुआत के लेक्चर में मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे पता था कि लोड फ्लो में या एक्चुअल पावर सिस्टम इन्हीं चार क्वांटिटी पे वर्क करता है, ठीक है। तो इस रैंक बूस्टर सीरीज में हम बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे, और वो उतनी काम की बातें जिससे हम न्यूमेरिकल सारे के सारे क्रैक कर ले, और अच्छी क्वांटिटी में मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो भरोसा रखिए, टॉपिक एंड होते होते आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो कॉन्फिडेंट हो ही सही, क्योंकि फुल कोर्स में पढ़ ही लिया है, बट और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने आपको फुल कोर्स में थोड़ा सा अगर थोड़ी धुंधली यादें हो गई हो तो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ लोड फ्लो में मैंने 5-6 पॉइंट बताए थे, है ना, कि भाई क्या है क्या नहीं, स्टेडी स्टेट में हम लोग लोड फ्लो करते हैं, ये सारा चीज करते हैं। फिर मॉडलिंग करेंगे हम पूरे पावर सिस्टम की एज अ नेटवर्क, जैसे नेटवर्क की मॉडलिंग करते हैं ना, आरएलसी में रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे मॉडलिंग करेंगे। फिर वाई बस निकालेंगे, वाई बस के बाद सॉल्यूशन वो बोल सकते हैं हम लोग स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस डिराइव करेंगे। वो डिराइव करने के बाद हम लोग अलग अलग मेथड से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद कंपैरिजन करेंगे मेथड्स का। तो 7 पॉइंट के अंदर मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ लोड फ्लो एनालिसिस बताया था, और किस तरीके से हमारा फुल वर्जन में जिस तरीके से फुल वर्जन हमारा चला है, वो सारे पॉइंट यहां पे लिखे थे। अब मैंने वापस से नहीं लिखे, क्योंकि आपको सबको पता है, ठीक है। खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपको पता होना चाहिए किस सिस्टम में हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ रहे थे, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। बट अभी रैंक बूस्टर चल रहा है, तो हम छोटी छोटी चीजें तो नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि इस लेक्चर में हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, है ना। मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल के वाइज कैसे पढ़ना है। उसके पहले मैं थोड़ा सा यहां पे आपको एक ब्रीफ आइडिया कर देता हूं। देखो क्या होता है ना, बहुत ही एकदम बिल्कुल देसी भाषा में और बहुत तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको। सपोज करो ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है, 2 जनरेटर है हमारे पास, और ये बस है। ये सारे के सारे क्या है, बस। जैसे नेटवर्क में हमारा नोड नहीं होता है, वैसे कि वैसे बस है, कि एक बस से बहुत सारी लाइंस हो सकता है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, कितनी भी लाइनें जा सकती है। तो इनको बोलते हैं, जैसे नेटवर्क में हमारा नोड होता था, उस तरीके से ये क्या है, बसेस है। ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, और ये हमारे जनरेटर है। तो जनरेटर जो होंगे वो हमेशा कम रहेंगे, है ना। अब हर एक बस के लिए तो हम लोग जनरेटर नहीं बना सकते ना। जैसे सपोज करो कोई अपने शहर में होंगे, तो बहुत दूर से एक या 2 जनरेटर से कनेक्ट होगा, बट ट्रांसमिशन लाइन या बस का तो बहुत ज्यादा माया जाल फैला सकते हैं, तो इसलिए जनरेटर कम होते हैं। तो अब सोचो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको स्टडी करने के 2 तरीके। ये पूरा सिस्टम है थोड़ी देर के लिए, है ना। सपोज करो ये हमारा एक सिस्टम है, ये ठहरा हुआ पानी एक हमारा सिस्टम है। अब इस पे एनालिसिस करना है। तो एक एनालिसिस तो ये हो सकती है कि भाई ये जब ठहरा हुआ पानी रहे, तब इसको हम लोग ले सिस्टम को, और इस पर बड़े अच्छे से एनालिसिस करें कि इसका ढक्कन कैसा है, इसका शेप कैसा है ना। एक एनालिसिस क्या हो गई, है ना, एक तो ठहरे हुए पानी पे, और दूसरा एनालिसिस हो गया कि अचानक से सपोज करो बॉटल गिरती है, उस सिचुएशन में क्या एनालिसिस होगा, है ना, ढक्कन खुलेगा या नहीं खुलेगा, वो एनालिसिस हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं एक शॉर्ट समरी टाइप में कि भाई एक तो हम चाह रहे हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में एक स्टडी करना चाह रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर, और एक करना चाह रहे हैं एबनॉर्मल सिचुएशन में। अब नॉर्मल सिचुएशन का मतलब है कि भाई ठहरा हुआ है, सब कुछ बराबर है, स्टैटिक स्टेट एनालिसिस बोल सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं। तो स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, और इस पे जो एनालिसिस होती है उसको बोलते हैं हम लोग लोड फ्लो एनालिसिस, LFA, लोड फ्लो एनालिसिस या पावर फ्लो एनालिसिस। अब इसके लिए क्या होगा, इस सिस्टम का हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडलिंग करनी पड़ेगी। मॉडलिंग के बाद हम क्या करेंगे, एडमिटेंस मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। एडमिटेंस मॉडल में ही क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लोड फ्लो सॉल्यूशन के लिए एडमिटेंस हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एडमिटेंस मॉडल से वाइबस मैट्रिक्स बनाएंगे। वाइबस मैट्रिक्स से हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस लिखेंगे। उन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो वाइबस मैट्रिक्स में जो इक्वेशंस होती है, वाइबस मैट्रिक्स में जो इक्वेशंस होती है वो तो लीनियर इक्वेशंस होती है, बट जब हमें
क्योंकि वहां करंट और वोल्टेज से नहीं, हमें पावर से मतलब होता है। हम पावर की फॉर्म में इक्वेशंस चाहते हैं, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के फॉर्म में। तो जब एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के फॉर्म में जब इक्वेशन बनती है ना, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस वगैरह आ जाता है, कॉस या साइन। तो इस कारण वो सारी इक्वेशन क्या बन जाती है, नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मिसकंसेप्शन होता है कि ये जो वाइबस मैट्रिक्स में सर ये तो लीनियर इक्वेशन है, इनसे वोल्टेज और करंट ही हम लोग निकाल सकते हैं और कहीं ना कहीं करंट निकाल सकते हैं। बट हमें एक्चुअल सिस्टम में क्या होता है कि बस वगैरह पे बात करते हैं तो पावर के फॉर्म में बात करते हैं, करंट हमारे पास नोन नहीं रहता है, पावर के फॉर्म में बात करते हैं। और पावर ये जो इक्वेशंस डिराइव होती है बाद में जाके, वो एक्टिव और रिएक्टिव पावर के फॉर्म में होती है, जो कि नॉन लीनियर कहलाती है। इसीलिए नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं, उसके लिए लगते हैं न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड का मतलब है कि हम लोग कोई ना कोई इनिशियल कुछ एज्यूम कर लेते हैं वैल्यू, और उसको डाल के बार बार इटरेशन चलाते 5, 7, 10 इटरेशन चला के जो वैल्यू हमारी रिपीट कर जाती है दशमलव के 4 डिजिट तक, उस वैल्यू को हम लोग एक्यूरेट मान लेते हैं। आपको सबको पता होगा M3 में यही करते हैं हम सारा का सारा काम, है ना, इटरेशन मेथड सारी की सारी। तो वही काम हम लोग यहाँ पे नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। और वो कौन कौन सी मेथड है, गॉस और गॉस सिडल, NR और फास्ट डिकपलिंग, है ना, फास्ट डिकपल बोल सकते हैं, नॉट कपलिंग, फास्ट डिकपल, ठीक है। तो गॉस या गॉस सिडल, न्यूटन रेप्सन या फास्ट डिकपल, ये 3 मेथड से हम लोग यहाँ पे लोड फ्लो सॉल्यूशन करते हैं। क्या यही है? नहीं, इसके अलावा बहुत सारी, बट अभी हमारे यूजी लेवल पे इतना ही हमें डिस्कस करना, और ये भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बस मैंने बड़ी आसानी से 3 लिख दी ना, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल पावर सिस्टम में हजारों बस होती है, हजारों बस होती है, 500 बस, 700 बस, 1000 बस, 2000 बस, 3000 बस। तो इनको मैथमेटिकली मैन्युअली एनालिसिस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए लगता है प्रोग्रामिंग, है ना, क्या लगता है, प्रोग्रामिंग। और ये सारी इक्वेशंस को हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा नॉर्मली हम लोग जब इसको स्टडी स्टेट पे एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा क्या है हमारा साहब, एबनॉर्मल हो जाए सर। एबनॉर्मल मतलब क्या है कि फॉल्ट आ जाए, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं गड़बड़ करते। फॉल्ट एनालिसिस, फॉल्ट एनालिसिस के टाइम पे इस पूरे सिस्टम को हम काहे में कन्वर्ट करते हैं, इंपीडेंस मैट्रिक्स में या इंपीडेंस मॉडल में। क्यों बोलते हैं इंपीडेंस, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम फॉल्ट करते हैं तो फॉल्ट से करते क्या, मान लो 3 फेज फॉल्ट पढ़ा हम लोगों ने, तो फॉल्ट पॉइंट से ग्राउंड तक का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस या इक्विवेलेंट इंपीडेंस फाइंड करते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा फॉल्ट करंट कैसे लिखते हैं, सपोज करो मैं यहां पे लिखूं फॉल्ट करंट कैसे लिखते हैं, फॉल्ट करंट इक्वल टू प्री फॉल्ट वोल्टेज अपॉन एक्स इक्विवेलेंट या फिर जेड इक्विवेलेंट। तो ये जेड इक्विवेलेंट है क्या साहब, ये क्या है, फॉल्ट पॉइंट से लगा के ग्राउंड तक का इक्विवेलेंट इंपीडेंस है। तो इंपीडेंस ओमिक वैल्यू में फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए इस वाले सिस्टम को हम लोग काय में, अब देखो फॉल्ट तो हमने 1 के 2 2 3 3 बस पे आता था तो हम तो बड़ी आसानी से कर लेते थे, बट इसको लार्जर एस्पेक्ट्स में देखना हो, है ना, लार्जर एस्पेक्ट में देखना हो तो प्रोग्रामिंग लगती है इसके लिए। और इसके लिए हमने क्या फिजिबल किया कि इंपीडेंस मैट्रिक्स बनाया, उससे बनाया जेड बस मैट्रिक्स। क्या बनाया, जेड बस मैट्रिक्स। वैसे अगर हम लोग गेट के सिलेबस को देखें तो आपको वाई बस से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कंपेयर टू दी जेड बस। जेड बस से डायरेक्टली क्वेश्चन अगर मैं 25 साल का इतिहास उठा के देखूं तो 2 या 3 बार क्वेश्चन आए होंगे आपके जेड बस से, बट बहुत ही फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है। इस वजह से कई बार मैं ये ऑफलाइन वगैरह में टॉपिक नहीं कराता हूं, क्योंकि वाई बस मैट्रिक्स को फॉर्म करना आसान होता है कंपेयर टू जेड बस मैट्रिक्स। जेड बस मैट्रिक्स को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और इससे फिर हम क्या करते हैं, फॉल्ट का एनालिसिस करते हैं। तो अभी तक मैं फुल कोर्सेज वगैरह में बहुत ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि स्टूडेंट को अननेसेसरी, क्योंकि मेरा मोटिव ये होता था कि यार स्टूडेंट 3 घंटे में उसके पास ऑलरेडी इतना सिलेबस है, और उसमें भी जेड बस जो बहुत कम पूछा जाता है, और एक्चुअली सिलेबस में भी डायरेक्टली कोई मेंशन नहीं है, डायरेक्टली वाई बस एडमिटेंस मैट्रिक्स मेंशन है, जेड बस मैट्रिक्स डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट फॉल्ट मेंशन है साहब। तो कल से क्वेश्चन आ जाएगा तो ये नहीं बोल सकते ना कि मेंशन नहीं है। तो अगर देखा जाए एक तरीके से, एक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आउट ऑफ सिलेबस भी है, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें सर फॉल्ट तो सिलेबस का है, तो सिलेबस में भी है। तो स्टूडेंट को भी बड़ा मन में रहता था कि सर ये है नहीं है। तो मैं आज इस पे अल्पविराम लगा देता हूं, फुल स्टॉप लगा देता हूं। मैं क्या करूंगा, इस रैंक बूस्टर में जेड बस मैट्रिक्स भी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, है ना, बहुत टिपिकल वो बुक्स वगैरह में जो लिखा जाता है, बहुत लंबे घंटे नहीं लूंगा मैं आपके, बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीके से उतना नॉलेज दे दूंगा जिससे आप न्यूमेरिकल आसानी से बना ले जाओगे, ठीक है।
तो बड़ी अच्छे से इसको देख लेंगे और फॉल्ट के भी कुछ एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे हम लोग, है ना, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये दो स्टडी होती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लोड फ्लो के लिए एडमिटेंस मॉडल सक्सेसफुल है और हमारा फॉल्ट एनालिसिस के लिए इंपीडेंस मॉडल। उसका रीजन भी मैंने बता रखा आपको फुल कोर्स में कि हम लोग इधर एडमिटेंस मॉडल लेते हैं, क्योंकि उधर शंट पैरामीटर जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट पाई को ज्यादा कंसिडर करते हैं इक्विवेलेंट टी से। ये सब चीजें मैंने आपको फुल कोर्स में बता रखी है, तो अब मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा कम से कम रहे तो अच्छा है, ज्यादा हम न्यूमेरिकल पे फोकस करें। तो देखो अब हमारा क्या चलने वाला है, इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा ये सेशन चलाने वाले हैं कि न्यूमेरिकल के लिए सर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर हम सबसे ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। किस पे बात करेंगे, न्यूमेरिकल पे। कौन सा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो न्यूमेरिकल आते हैं वाइबस मैट्रिक्स से, कि वाइबस मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। जेड बस मैट्रिक्स से थोड़े से कम न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। मैंने बताया कि 25 साल का इतिहास उठा के देखोगे तो 2-3-4 न्यूमेरिकल से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, बट हर एक आध साल में आपको वाइबस मैट्रिक्स का क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और अभी मैंने बताया जैसा कि इस बार मैं आपको वाइबस मैट्रिक्स भी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वाइबस मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जेड बस मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे और उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करेंगे। फिर तीसरा आता है लोड फ्लो इक्वेशन। ये लोड फ्लो इक्वेशन को डिराइव वगैरह तो नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी मैं फुल कोर्स में सब डेरिवेशन वगैरह करवा चुका हूं। उसकी सॉल्विंग टेक्निक को भी बहुत शॉर्ट समरी टाइप में देखेंगे कि गॉस सेडल भाई साहब ने क्या बोला, न्यूटन रेफसन ने क्या बोला, फास्ट डिकपल ने क्या बोला, इनके कंक्लूजन समझेंगे, ताकि इन पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो वो हम आसानी से कर पाए। और इन सॉल्विंग टेक्निक में भी जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी न्यूटन रेफसन है। वैसे भी आपको M3 वगैरह में न्यूटन रेफसन बड़ी आसानी से अच्छा लगता है, जल्दी से रिजल्ट आ जाता है। तो न्यूटन रेफसन में क्या होता है, एक साइज ऑफ जैकोबियन करके एक चीज होती है, ठीक है, साइज ऑफ जैकोबियन, है ना। तो साइज ऑफ जैकोबियन के ऊपर काफी न्यूमेरिकल आए हुए हैं, तो हम लोग इस लेक्चर में तो नहीं, मतलब पूरे फॉल्ट इसमें लोड फ्लो सॉल्यूशन में पूरे इस यूनिट में साइज ऑफ जैकोबियन के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो न्यूमेरिकल वाइज देखें तो वाइबस सबसे ज्यादा, उसके बाद साइज ऑफ जैकोबियन से क्वेश्चन, इन दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिर उसको अगर क्वेश्चन पूछने वाले को थोड़ी फुर्सत मिलती है ना, किस किस से बता देते हैं, है ना। सबसे ज्यादा वाइबस मैट्रिक्स से फोकस, उसके बाद साइज ऑफ जैकोबियन, इन दो पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। उसके बाद उसका थोड़ा सा फोकस हटा और थोड़ा मन किया कि चलो यार एक आध थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, ठीक है, वो कर लेगा थ्योरी क्वेश्चन, और फिर लगेगा कि चलो पेपर ठीक ही बनाना है तो एक आध जेड बस क्वेश्चन भी डाल देगा, है ना। तो उम्मीद कम है इनकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन की और इसकी, है, तो प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी है। बट इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करो, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपके दिमाग में मैं उतार दूंगा सारे कॉन्सेप्ट, और मजा आएगा, कॉन्फिडेंस फील करोगे, है ना। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब क्वेश्चन खुद पे खुद बनने लगेंगे मजा आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन करा देता हूं वाई बस और जेड बस के बीच में, एक हल्का फुल्का, है ना। बाकी तो हम जब जेड बस की बात करेंगे तब सारी चीजें देखेंगे। देखो ये सिस्टम है, इसकी लोड फ्लो इक्वेशन और लोड फ्लो एनालिसिस और फॉल्ट एनालिसिस। लोड फ्लो कैसे चलता है, करंट इक्वल टू वाई इंटू वी इंटू वाई, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये वाई क्या है हमारा, असल में हमारा ये हमारा वाई बस मैट्रिक्स, यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगा, 2 बस होगा तो 2x2 का, 3 बस होगा 3x3 का, इस तरीके से बनता रहेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, स्पार्स या फिर स्पार्सिटी। स्पार्सिटी का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट क्या होंगे, आपके जीरो हो जाएंगे, स्पार्स हो जाएंगे। स्पार्स का मतलब बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे आपके क्या रहेंगे, जीरो होंगे। तो इस वजह से वाइबस क्या होती है, वाइबस में बहुत सारे एलिमेंट क्या होते हैं, स्पार्स होते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे नॉन जीरो होते हैं, जिसकी वजह से टाइम भी कम लगता है साहब, है ना। लेस टाइम ड्यू टू स्पार्सिटी, इटरेशन में टाइम कम लगेगा, और कंप्यूटर क्योंकि प्रोग्रामिंग होगी तो उसकी मेमोरी भी, जो कंप्यूटर में जो मेमोरी लेगा, ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, वो भी कम करेगा, ठीक है। इजी है, इसका बिल्डअप करना बहुत ही ईजी है, अभी बता दूंगा। 2 रूल आपको ध्यान में रखना, आप वाइबस मैट्रिक्स बना दोगे। इजी टू मॉडिफाई, कोई लाइन ऐड करना है, रिमूव करना, ये भी आसान है। तो वाइबस अल्टीमेटली देखा जाए तो वाइबस और जेड बस के कंपैरिजन में वाइबस बहुत ही आसान है। बट इधर अगर जेड बस की बात करें ना, तो यहां पर स्मॉल सिस्टम, अगर 2x2 2 बस का सिस्टम है तो अगर हमारे पास वाई बस है तो जेड बस कैसे निकाल सकते हैं, उसका इन्वर्स करके निकाल सकते हैं। तो हम ये काम तो 2x2 के लिए या 3x3 के लिए तो कर लेंगे बड़ी आसानी से, इन्वर्स निकाल लोगे कहीं ना कहीं। बट जैसे जैसे आपकी बस बढ़े, क्योंकि एक्चुअल पावर सिस्टम में तो 2-3 बस थोड़ी होती है, हजारों बसें होती है, तो फिर ये इन्वर्स करना बड़ा आसान नहीं है। तो स्मॉल सिस्टम, 2 बस सिस्टम का अगर सिस्टम है थ्योरेटिकल, तो आप इन्वर्स करके निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको
जेड बस को बनाना पड़ेगा और इसके लिए चाहिएगी एल्गोरिदम, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस है, जो कि वाई बस के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है, बट ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है सीखना, सीखा जा सकता है, बट इसके कंपैरिजन में डिफिकल्ट है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। बट इस बार इस रेंज बूस्टर सीरीज में जेड बस को भी अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। स्पार्स नहीं होती इसके अंदर एलिमेंट, ठीक है, डिफिकल्ट टू बिल्ड अप, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे वैसे तो पॉइंट लिखे जा सकते हैं, बट जो जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिख दिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, बोथ वाई बस एंड जेड बस इज सिमेट्रिकल अराउंड प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। जैसे ये बस बनेगा, ये बस बनेगा 3x3 का मान लो बना, ठीक है, एक ये इस तरीके से स्पेस होगा, तो ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल के अक्रॉस या अराउंड, डायगोनल के अराउंड इधर और इधर का एक जैसा दिखेगा आपको, इसका मतलब सिमेट्रिक है अबाउट डायगोनल, डायगोनल के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिकल दिखेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल बोलते हैं। बट ये सिर्फ सिंपल सिस्टम हो, इसमें ट्रांसफॉर्मर वगैरह लग जाए तो फिर दिक्कत है ना, फिर सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन में पूछा गया है थ्योरेटिकल, ट्रांसफॉर्मर लगा के सिमेट्रिक नहीं रहेगा तो वहां क्या लगाओगे, अनसिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। चलो, तो अब ये हो गया सारा का सारा। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट, अभी वापस इधर आ जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, वाई बस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि वाई बस को कैसे फॉर्म करें। देखो, तो वाई बस मैट्रिक्स तो मैंने लिया था केस नंबर 1, याद है, फुल कोर्स को थोड़ा सा रिलेट करोगे तो ये तो चीज आसानी से समझ में आ गई होगी आपको। केस नंबर 1 में मैंने क्या किया था कि ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को या रिएक्टेंस को हम लोगों ने कंसिडर किया था, शंट कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस को हम लोगों ने क्या किया था, हटा दिया था, नेग्लेक्ट करके चले थे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक तरीका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं, जिसमें कैपेसिटेंस नेग्लेक्ट रहता है। तो दो रूल है, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्डन रूल, है ना। तो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये है कि जितना भी किसी भी बस के ऊपर जो भी कनेक्टेड डायगोनल है ना, कि ये जो हमारा, चलो यहां से बता देता हूं गोल्डन रूल फटाफट, देखो। तो सबसे पहले देखना, शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है, जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे लिखे जाएंगे। सपोज करो हम फर्स्ट पोजीशन का देख रहे हैं, बस नंबर 1 का देख रहे हैं, तो बस नंबर के ऊपर 1 पे खड़े हो जा और जितनी भी लाइन कनेक्टेड है उसके जो एडमिटेंसेस है उनका क्या कर दो, सम कर दो, सम ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू दैट बस। सिमिलरली हम लोग सेकंड पोजीशन पे देखें, थर्ड पोजीशन पे देखें, तो पर्टिकुलर नंबर की बस पे खड़े हो जाओ, वहां से जो भी कनेक्टेड लाइन है उनके एडमिटेंसेस का सम कर दो। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है ये क्या होंगे, सपोज करो 1 से लगाकर 2 का, ये y12 है, y12, 1 और 2 के बीच में थोड़ी देर के लिए 5j है, -5j है ना, -5j का ये क्या है, एडमिटेंस है। तो इसको लिखना है, तो इसको लिखने के लिए क्या है, सेकेंड रूल ये बोलता है कि एक काम करना है आपको, क्या करना है कि यहां पे माइनस साइन लगा देना है। माइनस साइन के साथ जो भी लिखा हुआ है उसको ले लो, तो माइनस माइनस प्लस 5j हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ऑफ डायगोनल की पोजीशन में जो भी लाइन का एडमिटेंस है उन दो लाइन के बीच का वो लिख दो, उसके साथ में माइनस साइन लगा दो, या निगेशन जिसको बोलते हैं। ये दो रूल है ना, याद होंगे आपको बहुत अच्छे से। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि सपोज करो आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस नेग्लेक्टेड है, मतलब कोई भी एडमिटेंस, शंट एडमिटेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम ऑफ एडमिटेंस मैट्रिक्स विल बी 0। अगर आपका कोई भी शंट एडमिटेंस नहीं है तो इन कॉलम का अगर आप कॉलम का इन तीनों का सम करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0, अगर 0 आने का मतलब क्या है कि वहां पे कोई भी शंट एडमिटेंस कनेक्टेड नहीं है। इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन भर भर के देखे थे फुल कोर्स में, आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा, तो मैंने यहां पे एक नोट पॉइंट करके यहां पे लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो केस नंबर 2 में क्या हुआ, केस नंबर 2 में RLC हमने क्या किया, कैपेसिटेंस को भी कंसिडर कर लिया, मतलब कि मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जैसे हमने शंट कैपेसिटेंस को इन्वॉल्व किया था ना, वैसे ही कर लिया। बट इसमें देखा था हमने कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को मॉडल करने के 3 तरीके होते हैं, एंड कंडेंसर मेथड, नॉमिनल T, नॉमिनल पाई। बट हम किसको सिलेक्ट करते हैं, पाई मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। क्यों सिलेक्ट करते हैं पाई मॉडल को, क्योंकि पाई मॉडल में देखो ये पाई हो गया, तो पाई में हमारे पास क्या होगा कि यहां पर भी ये इस नोड का वोल्टेज तो यही सोर्स वोल्टेज हो जाएगा और इधर का ये वाला वोल्टेज हो जाएगा। और T अगर देखें अगर हम लोग, तो T में क्या होगा कि एक्स्ट्रा नोड हमारा इंट्रोड्यूस होगा, जिससे डिग्री भी ज्यादा बनेगी, है ना, एक्स्ट्रा नोड आ जाएगा।
तो एनालिसिस करना थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट का मतलब है कि एक्स्ट्रा हम लोग अननेसेसरी का बस इन्वॉल्व कर रहे हैं, देखा जाए तो, है ना। तो यहां पर हम एक्स्ट्रा नोट नहीं चाहते हैं। ये सारा का सारा मैंने बहुत डिटेल वर्जन में आपको आंसर दिया है फुल कोर्स में, है ना, जस्ट मैं समराइज करवा रहा हूं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पाई मॉडल को वरीयता देते हैं या प्रायोरिटी इसको देते हैं कि जो भी चीज करेंगे वो पाई मॉडल पे करेंगे। कैपेसिटर कंसिडर करना है तो हम उसका मॉडलिंग करेंगे तो पाई के फॉर्म में करेंगे कि आधा कैपेसिटर इधर, आधा कैपेसिटर इस साइड पे, ताकि बीच में एक्स्ट्रा नोड नहीं बने। टी में क्या होता है, एक्स्ट्रा नोड बन जाता है, क्योंकि यहां पर भी ये r/2 रहता है ना, Z/2 बोल दो, नॉट R/2, ठीक है। बाकी तो समझ गए आप, ऑलरेडी मैं फुल कोर्स में सारी चीजें बता चुका हूं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 सेम रहेगा, रूल नंबर 2 भी सेम रहेगा, बट अगर जो कैपेसिटेंस आ जाएगा तो उसको पाई मॉडल में रखेंगे, मतलब कोई कैपेसिटेंस शंट कैपेसिटेंस अगर लाइन 1 और 2 के बीच में, तो आधा इधर और आधा इधर हम करके शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। चलो अब अच्छा, यहां पे क्या है, 2-3 पॉइंट है। इफ शंट एडमिटेंस इज एडेड, है ना, अगर शंट एडमिटेंस ऐड कर रहे हैं तो ओनली चेंज डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स चेंज होगी, इट विल नॉट चेंज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो ये हमारा अगर कुछ भी चेंज होगा, सपोज करो शंट एडमिटेंस कनेक्ट हुआ, तो ये हमारे कहां होगा, डायगोनल पोजीशन पे ही होगा, ऑफ डायगोनल पे अंतर नहीं पड़ेगा। कब की बात है, जब शंट एडमिटेंस दे रहे हैं। अगर सपोज करो सीरीज एडमिटेंस लगाया हम लोगों ने, है ना, सीरीज एडमिटेंस लगाया कि बस 1 और 2 के बीच में एक सीरीज एडमिटेंस लगाया, तब तो फिर तो क्या होगा, ऑफ डायगोनल पोजीशन या डायगोनल सभी चेंज होगी, है ना। इसको मैं अभी न्यूमेरिकल से भी बता दूंगा। चलो सम, अब अच्छा नोट पॉइंट ये है कि सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम इज इक्वल टू द शंट एडमिटेंस कनेक्टेड टू दैट बस। सपोज करो यहां पे मैं इस पहले कॉलम का अगर सम करता हूं और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, या जो भी वैल्यू आ जाती है, सपोज करो कोई वैल्यू आ गई y/2 आ गई, या 3 आ गई, या 3 आ गया, सपोज करो 3j हो गया, तो ये जो 3j है ये हमारी उस शंट एडमिटेंस की वैल्यू है। जब नहीं था तब क्या आ रहा था, 0, है ना। जब कोई भी शंट एडमिटेंस कनेक्ट नहीं तो क्या हो गया था, 0 आ गया था। अब 0 नहीं आ रहा मतलब कोई वैल्यू आ रही, तो वो वैल्यू किसकी होगी, शंट एडमिटेंस की वैल्यू होगी, है ना। इसके ऊपर भी हमने न्यूमेरिकल देखे थे, अभी और करवा दूंगा न्यूमेरिकल, ठीक, समझ में आ गया पूरा का पूरा। तो बस ये 2 केस आपको पता होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स और भी बेहतर वे में आपको समझ में आएंगे। तो चलो स्टार्ट कर दे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 107, द नेटवर्क शोन इन द फिगर द इम्पीडेंसेस इन पर यूनिट, ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं, इम्पीडेंसेस दे रखे हैं एज इंडिकेटेड। द डायगोनल एलिमेंट y22 ऑफ द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स y बस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से कर देंगे, बट मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं कि सपोज करो इसका y बस मैट्रिक्स बनाना हो हमें, y बस मैट्रिक्स, है ना, एक करके बता देता हूं, y11, y12, y13, ठीक है, y21, y22 ऐसा लिख लिया करो ताकि याद रहेगा, y31, y32 और y33। चलो अब हमें क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ये सारे एडमिटेंस में हो, अभी काय में कनेक्टेड है सबके सब, इंपीडेंस में। इंपीडेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, है ना, देखो एडमिटेंस इक्वल टू कितना, 1/z, तो ये z है सारे के सारे, तो इसका मतलब ये 1/, कर देंगे 1/, कर देंगे 1/, कर देंगे सबको, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे इंपीडेंसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी एडमिटेंसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब महो वैल्यू में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे करोगे तो ये कितने इक्वल टू हो गया, इक्वल टू -j10, है ना, पॉइंट हटाओगे और j ऊपर ले जाओगे, जे का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, j स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, तो -10। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, j 0.05 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा j 0.05, है ना, और ये हो जाएगा 0.1, j 0.1, ठीक है, 0.1 हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, अब यहां पे आपको देखो डायगोनल, ये वाला जो एलिमेंट है कैसे निकलेगा, देखना, बस नंबर 1 के ऊपर खड़े हो जाओ, जो भी कनेक्टेड है वो लगा दो, तो ये कितना 10 -10 और प्लस, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -j10 प्लस j 0.05, ठीक है, डायगोनल। सिमिलरली यहाँ पे y22 का डायगोनल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, y22 का डायगोनल, कि इससे कौन कौन सा कनेक्ट है, इधर कनेक्ट है, इधर कनेक्ट, 3 बस कनेक्टेड, तो 3 का मतलब क्या है कि 10 और 10 20, और इधर तो 20 -20 j प्लस j 0.05। तो अभी हमसे आंसर क्या पूछा है, y22 तो पूछा है, y22 पूछा है, इसका मतलब यही हमारे लिए क्या आंसर है, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा,
J 19.95। तो D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली आप यहां का कर लोगे। अब ऑफ डायगोनल कैसे होगा देखो बता देता हूं, पहला क्वेश्चन है तो बता देता हूं। ये पोजीशन कौन सी है, सेकंड वाली y12 की। y12 1 और 2 के बीच में क्या कनेक्ट है, -10। तो यहां पर माइनस साइन के साथ में -10j, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये रूल है, माइनस लगाना है। ठीक है, अच्छा ये रूल कहां से बने साहब, ये आपने रूल कैसे बना दिए सर आपने, ये तो ये सब ऐसे गलत बात है, तो डायरेक्ट रूल बना दिया आपने शॉर्टकट। उसके पहले, ये रूल बनने के पहले मैंने एक डेरिवेशन करवाया फुल कोर्स में कि ये रूल आते कहां से हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को नोडल, क्योंकि बस का मतलब क्या है, नोडल एनालिसिस, और वाई बस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, नोडल ज्यादा, याद है 2 पोर्ट नेटवर्क में हम लोग वाई एडमिटेंस मैट्रिक्स पढ़ते थे तो नोडल ज्यादा बेनिफिशियल होता था, और इंपीडेंस मैट्रिक्स के लिए मेश ज्यादा अच्छे से होता था। तो हम लोग क्या करते थे, एडमिटेंस वाई बस बनाना है तो हम लोग नोडल एनालिसिस को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो हमने फुल कोर्स में भी क्या किया है कि डेरिवेशन पहले किया है, नोडल एनालिसिस एक एक नोड के ऊपर पहले क्या किया, इसको नेटवर्क को हमने सिंपली हमारे जो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के फॉर्म में रिएक्टेंस मतलब डायग्राम पूरा नेटवर्क बनाया। उस नेटवर्क को फिर हम लोगों ने नोडल एनालिसिस कर करके उसमें अलग अलग लीनियर इक्वेशंस बनाई, और फिर हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया, और उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ किए, जो कि आगे चल के वो हमारे रूल बन गए थे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा जो रूल है ना, ये हम लोगों ने, ये जो निगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, सम क्यों कर रहे हैं, ये सारे के सारे रूल हम लोगों ने पहले एक्चुअली जो हमारी कन्वेंशनल अप्रोच है उससे गए, और उससे जो कंक्लूजन ड्रॉ हुए उससे हमने रूल बना दिए। ठीक है, चलो समझ में आ गया पूरा का पूरा, बस अब आगे करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को, बाकी तो सारी मैट्रिसेस फिल कर ही लोगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 108, a 3 bus network is shown in the figure below indicating the per unit impedances of each element the bus admittance matrix y bus of the network। है ना, अब देखो इंपिडेंसेस दे रखा है, इस चीज पे गौर करना, कई बार पता चले डायरेक्ट एडमिटेंस दे दिया आप फिर भी कन्वर्ट करे जा रहे हो, है ना, ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर देखा तो सबको चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको 1 बाय कर दोगे, इसको 1 बाय कर दोगे, 1 बाय। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -j10, और ये हो जाएगा आपका 5 -j0.5, है ना, दशमलव हटेगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको कर लेते कैलकुलेटर से, तो आई थिंक 12.5 होगा, ये 0.08, तो ये हो जाएगा आपका प्लस j12.5, और ये हो जाएगा आपका -j10। ठीक है, चलो तो फटाफट हम लोग, अब ऑप्शन ही है हमारे पास, चलो फिर भी यहाँ पे बना देते हैं। y11 मतलब कि -10 और -15, है ना, -50, है ना, j बाहर ले लिया सबका, तो डायरेक्टली वैल्यू लिखते जाना, 15 तो एक ही, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ऐसा ऑप्शन वाला है तो पूरा मैट्रिसेस मत लिखने बैठना और फिर कंपेयर करना, एक दो एलिमेंट कंपेयर करके डायरेक्टली टिक कर देना, है ना। फिर भी चलो एक आधे और कर लेते हैं। इन सेकंड पे देखें तो कितना हो, 12.5 और 5, 12.5 में से 5 चले जाएगा तो कितना बचेगा, ये 12.5 -5 तो 7.5 बचेगा, है ना, 7.5। y22 की पोजीशन देख रहे, y22 और y33 की, तो ये 10 -10 + 12 तो कितना, 2.5, है ना, तो 2.5। देखो ये मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। इसमें देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो -5 है, तो माइनस पहले से, देन -5, तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जे बाहर ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ जे मत करना, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, आप 2 मिनट में कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो क्या है हमारा, देखो सीरीज कैपेसिटेंस है, तो उसको जिसका जैसा एडमिटेंस था वैसे ही ट्रीट कर लिया। शंट के टाइम पर अगर इनके बीच में शंट होता तो फिर हम आधा आधा डिवाइड कर लेते, ठीक है। चलो समझ में आ जाएगा। तो अभी थोड़े टाइम बाद और न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी मॉडिफिकेशन वगैरह जब मैट्रिसेस के देखेंगे तो और भी बहुत बेहतर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। मजा आया? तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। 2 मिनट में देखा हम लोगों ने, डायगोनल देखा, ये ऑफ डायगोनल देखा और बना दिया। अब आपको एक चीज बताता हूं कि क्या होगा क्वेश्चंस में, कई बार वाइबस के जो भी न्यूमेरिकल मिलेंगे तो बड़े से लंबे लंबे दिखेंगे, और ऑप्शंस अगर हो मैट्रिसेस के फॉर्म में या किसी फॉर्म में ऑप्शंस हो तो सबसे पहले 1-2 एलिमेंट निकाल के ऑप्शन पे नजर जरूर डाल लेना, ताकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पता चला ऑप्शन ही नहीं देखे, इधर पूरा स्क्रीवर पेड पे पूरा अच्छा पता ही नहीं, थोड़ी देर बाद भूल गए कि एग्जाम में बैठे हैं, लगा घर पे मजा आ रहा है, क्योंकि फन जैसा चलता है ये, है ना। लोड फ्लो में जब वाइबस मैट्रिक्स वगैरह बनाओ मजा आएगा आपको।
तो पता चले खो गए कहीं पे पूरा वाई बस, अरे सर अब टिक करेंगे, पता चला अच्छा एग्जाम में बैठे टाइम ही चले गया 15 मिनट का। तो ये गलती नहीं करना है अपने को, ठीक है। ऑप्शन पहले चेक करेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट। 109 फॉर द वाई बस मैट्रिक्स ऑफ अ 4 बस सिस्टम इन पर यूनिट द बसेस हैविंग अ शंट एडमिटेंसेस आर। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक वाई बस मैट्रिक्स दे रखा है और इन्होंने बोला है कि कौन सी बस है शंट एडमिटेंस शंट एलिमेंट, है ना, द बसेस हैविंग शंट एलिमेंट, जिनमें शंट एलिमेंट का मतलब है कि जो भी कैपेसिटेंस शंट कैपेसिटेंस लगाते हैं हम लोग, तो ऐसी कौन सी बसेस है जिसमें शंट एलिमेंट होगा। तो मैंने अभी 2 रूल बताया था, अगर शंट कैपेसिटेंस या मतलब शंट एलिमेंट को हम कंसिडर नहीं करें तो इसका मतलब है कि ये क्या होना चाहिए, इसका कॉलम का समेशन क्या होना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। और अगर 0 नहीं होगा इसका मतलब है कि वहां पे उस पर्टिकुलर बस पे, पहला कॉलम है तो उस पर्टिकुलर बस पे शंट एलिमेंट है। तो देख लेते हैं, 2.5 और ये कितना हो गया 4.5, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इस पे शंट एलिमेंट है ना। और कितने का है वो भी देख पता चल जाएगा आपको कितने का है ये, तो ये हो जाएगा 4.5 माइनस 4 माइनस 4.5 में से माइनस करें 0.5, जे माइनस का 0.5 का क्या है आपका शंट एडमिटेंस शंट एलिमेंट है। अब यहां पे देखें अगर हम लोग कि 10 इसको करें, इसको सम करें तो 4 और 2 6, तो ये भी आपका क्या है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी सेकेंड वाला भी क्या है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। थर्ड वाला अगर देखें तो 5 और 4 9, तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है, ये देखें तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि शंट एलिमेंट की प्रेजेंस है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि बस सी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2 बसेस पे क्या है शंट एडमिटेंस है। अब देखो हो सकता है आप ऐसे चेक नहीं करो, रो से चेक करते हैं अगर हम लोग, तो ये देखो रो से चेक करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0, इसको देखेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, 4 और 2 6, इसको देखेंगे तो ये क्या है 5 और 4 9, तो इक्वल टू 0, और इसको देखेंगे तो ये भी इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू कर दिया मैंने, ये इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0, मतलब इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इसका मतलब यहां से भी देख सकते हैं, रो से भी देख सकते हैं, कॉलम से भी देख सकते हैं आप, ठीक है। बट कॉलम एक ही चीज को प्रीफर करिएगा, नहीं तो पता इधर से भी देख रहे उधर से भी देख रहे, फिर एग्जाम में टाइम फिर खा जाओगे, है ना, उस चीज का ध्यान रखना। तो 1 और 2 बसेस पे शंट एलिमेंट लगे हुए हैं क्योंकि वो उनके 2 के कॉलम आपके क्या आ रहे हैं नॉट इक्वल टू 0, तो वो वैल्यू किसके बराबर है आपकी शंट एलिमेंट के बराबर है, ठीक है। चले एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे, बाकी की कहानी अगले लेक्चर में। A 3 bus power system network consists of 3 transmission line. The bus admittance matrix of the uncompensated system is दे रखी है आपको। If the shunt capacitance of all the transmission line is 50% compensated, the imaginary part of the third row in third column element of the bus admittance matrix after compensation is, ठीक है। अब देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर हमें शंट एलिमेंट के बारे में पता करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि इस रो का या कॉलम का किसी का समेशन अगर हम लोग 0 कर दें तो ये हमें क्या देगा, ये देखो अगर देखें तो 5 और 4 9, 9 में से 8 गया तो कितना हुआ 1j, 1j मतलब j लिख दूं डायरेक्टली j, तो ये हमारा क्या है वो वैल्यू है जो शंट एडमिटेंस बोल सकते हैं कैरी कर रहा है ना, कंसिस्ट कर रहा है। तो ये वैल्यू कौन सी होगी आपके शंट एलिमेंट की वैल्यू होगी। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं इलोबरेट तरीके से देखो, वैसे क्वेश्चन तो 2 मिनट में करवा दूंगा, पर थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बस बना के बताता हूं। बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, ठीक है। सपोज करो ये हमारा 1 नंबर, बस नंबर 1, बस नंबर 2, ये है बस नंबर 3, है ना। थोड़ा सा देखते हैं, एक रफ बना के बता देता हूं। और यहाँ पे शंट लगे होंगे, ये हाफ इधर हाफ इधर, है ना, इधर भी लगे होंगे हाफ इधर और हाफ इधर, बट अभी हमें सिर्फ बस नंबर 3 की बात करनी, इधर भी लगे होंगे। तो अब यहां से थोड़े से ध्यान से देखो तो ये वैल्यू है सॉरी, ये वैल्यू है y13, ये वैल्यू है y23, और ये इसको बोलूंगा मैं y/2 और y/2। तो ये जो y/2 और y/2 जो आधा आधा है, ये दोनों मिला के वैल्यू क्या है j की वैल्यू है, 1j बोल सकते हैं जिसको हम लोग। तो थोड़ी देर के लिए अगर मुझे यहां पे ये लिखना हो, है ना, देखिएगा अगर मुझे y33 लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं y13 प्लस y23 प्लस y/2 प्लस y/2, है ना। और y33 अभी जो एक्चुअल सिस्टम वो कितना है, ये पोजीशन कौन सी y33 की, तो ये है मेरा क्या -8j
ठीक है, और y13 प्लस y23 मैं एज इट इज रखता हूं, इसको निकालता हूं, इन दोनों का समेशन क्या आएगा, और ये दोनों मिला के जो वैल्यू है वो कितनी है, j की वैल्यू है। तो j उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा कि y13 प्लस y23 की जो वैल्यू है उधर जाके माइनस 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 प्लस, तो -9j इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि 50% आपको शंट कैपेसिटेंस को कंपनसेट करना, मतलब रिड्यूस करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे देखिएगा ध्यान से कि 50% का बोला है, तो अब हमें उसके बाद चाहिए कि नया y33 क्या आएगा, नया y33 न्यू निकालते हैं। तो ये y13 में कोई बदलाव आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तो वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। तो y13 प्लस y23 तो वही रहेगा, प्लस यहां पे इनमें क्या हो जाएगा, इनमें 50-50% मतलब कि y/2 इसका और 50 कर दें, मतलब आधा है तो और आधा, तो 1/4, तो y/4 प्लस y/4 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा इन दोनों की वैल्यू हम निकाल रखी है कि -9j, ठीक है, प्लस y/4 कितना हो गया, y/2 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास 9j प्लस आधा, इसका आधा कितना y, ये कितना है, पूरा दोनों का समेशन है ना, j, y/2 का j था, है ना। तो सिर्फ y/2 कितना हो जाएगा, j/2 हो जाएगा, मतलब 0.5j हो जाएगा, है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहां पे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा -8.5j इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका B इज द करेक्ट आंसर। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपका फुल कोर्स में भी कराए हुए हैं, है ना, उसको भी मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से कराया होगा, जब जैसा ठीक लगे, है ना, जब जैसा समझाने का मन करे उस तरीके से समझा देते हैं। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, अदरवाइज इसको माइंड में भी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो एट दिस एंड ये लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग ये मॉडिफिकेशंस वगैरह देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मॉडिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के रूल क्या है, वैसे रूल याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं रूल के साथ में भी कराऊंगा और बिना रूल के भी कराऊंगा। तो इस जर्नी को आगे जारी रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मॉडिफिकेशन ऑफ वाइबस मैट्रिक्स के साथ। ओके, थैंक यू।